हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्तु क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार सिविल कोड परीक्षा 2024 के लिए जो कि 22 दिसंबर को पेपर होने वाला है, उसके लिए आज जो है कि स्पेशल एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जिसमें कि आज की सेशन में हम सभी हिंदी का कुछ सिलेक्टेड प्रश्न आपको कंप्लीट करवा देते हैं। और देखिए, जो आज टॉपिक हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, इसलिए हर प्रश्न को याद कर लीजिएगा। देखिए, इससे पहले जितने भी सेशन हुआ है सारा चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप सभी एक एक करके सारा सेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपसे पेपर देने के लिए जाइएगा। बेनिफिट आपको काफ़ी ज़्यादा करने वाला है, क्योंकि वो चीज़ें आपको प्रोवाइड किया गया है जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो कंप्लीट आपसे जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को। फ्रेंड, सेशन को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि जो पहले कभी ना हुआ हो। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो पहले कभी ना हुआ हो, इसके लिए कौन सा शब्द आएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे अभूतपूर्व होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए कौन सा शब्द आ जाएगा? अभूतपूर्व होगा। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। क्लियर है? अगला है जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके अकथनीय होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? जो कहा ना जा सके अकथनीय। अगला क्वेश्चन है समय की दृष्टि के अनुकूल, इसके लिए कौन सा शब्द होगा? तो इसके लिए कौन सा शब्द हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी समयानुकूल होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, समय की दृष्टि के अनुकूल यानी कि समयानुकूल होगा। अगला क्वेश्चन है जो सब कुछ जानता हो, तो इसे सर्वज्ञ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसकी गर्दन सुंदर हो। जिसकी गर्दन सुंदर हो, इसके लिए हो जाएगा सुग्रीव। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहा जाता है? सुग्रीव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है लौकिक का क्या अर्थ है? लौकिक के लिए कौन सा शब्द आएगा? जो इस लोक की बात हो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। लौकिक का क्या अर्थ है? जो इस लोक की बात हो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा को क्या कहते हैं? तो पुरुष और स्त्री के जोड़ा को दंपत्ति कहा जाता है। डी राइट आंसर रहेंगे। याद रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, दंपत्ति कहा जाता है। क्लियर है? पुरुष एवं स्त्री की जोड़ा को क्या कहा जाता है? दंपत्ति कहा जाता है। ऐसा नहीं कि पति पत्नी आपको मार देना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को हम सभी नवीनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नवीनीकरण। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को नवीनीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? इसके लिए कौन सा शब्द होगा? तो इसे जो है कि अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। तो जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, इसके लिए शब्द हो जाएगा देशद्रोही होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जंगल में लगने वाला आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? याद रखिएगा आप सभी, ऐसा नहीं कि भुला जाइएगा। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। चलिए बताएंगे, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, तो इसे बांझ कहा जाता है। फ्रेंड, क्या कहा जाता है? बांझ कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रसाम वादन का क्या अर्थ है? तो रसाम वादन का अर्थ जो है किसी रस का उपभोग करना। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे।
अगला क्वेश्चन है वर्णनातीत का क्या अर्थ है? चलिए बताएंगे आप सभी। तो डी राइट आंसर हो जाएंगे, वर्णन से परे हो जाएगा, वर्ण से परे, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है उत्तरापेक्षी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या कहा जाता है? उत्तरापेक्षी कहा जाता है। आगे देख लीजिए, जिसके समान दूसरा ना हो, इसके लिए कौन सा शब्द आएगा? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अप्रतिम। क्लियर है? ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे, जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रतिम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां पहुंचा जा सके, इसके लिए कौन सा शब्द होगा? जहां पहुंचा जा सके इसे अगम कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे, जो बहुत बातें करता हो। तो जो बहुत बातें करता हो, इसके लिए जो शब्द होगा वाचाल होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो बहुत बातें करता हो उसे क्या कहा जाता है? वाचाल कहा जाता है। आगे देखिए, अतिवृष्टि का क्या अर्थ है? अतिवृष्टि का अर्थ है अत्यधिक वर्षा होना। ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुमति का क्या अर्थ है? इसके लिए कौन सा शब्द आएगा? अनुमति का अर्थ होता है किसी कार्य के लिए सहमति देना। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अनुमति देना या सहमति देना किसी भी कार्य करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अन्योन्याश्रित का क्या अर्थ है? एक दूसरे पर आश्रित होना। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। अन्योन्याश्रित का अर्थ है एक दूसरे पर आश्रित होना। अगला क्वेश्चन है, वह सांझकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे क्या कहा जाता है? वह सांझकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसे गोथुली कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसके लिए जो शब्द हो जाएगा गोथुली होगा। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर रहेंगे, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। इसके लिए कौन सा शब्द आएगा? जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, इसे परोपजीवी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? क्या कहा जाता है? परोपजीवी, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। अगला है, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार कहलाता है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है? अनुग्रह कहलाता है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या कहलाता है? अनुग्रह। दो पर्वतों की बीच की भूमि को क्या कहते हैं? चलिए बताएंगे आप सभी। दो पर्वतों की बीच की भूमि को, तो इसे उपत्यका कहा जाता है। दो पर्वतों की बीच की भूमि को हम सभी उपत्यका कहते हैं। क्लियर है? क्या कहा जाता है? उपत्यका कहा जाता है। जो शत्रु की हत्या करता है, तो जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसके आर पार देखा जा सके, तो जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहा जाता है? पारदर्शी कहा जाता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसके लिए कौन सा शब्द होगा? पारदर्शी होगा। अगला है, हर काम को देर से करने वाला के लिए कौन सा शब्द आएगा? इससे क्या कहते हैं? हर काम को देर से करने वाला को क्या कहते हैं? तो इसे दीर्घ सूत्री कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो हम सभी कह सकते हैं संक्षेप होता है इसका अर्थ। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी। निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिश कीजिए आप सभी। अव्ययी भाव समास कौन सा है इसमें? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, प्रतिदिन। प्रतिदिन जो है फ्रेंड ये अव्ययी भाव समास है, ध्यान रखिएगा आप सभी।
अव्ययी भव समास के क्या होता है, पहला पद इसका प्रधान होता है, यानी कि प्रथम पद इसमें प्रधान होता है, या तो इसमें अव्यय शब्द रहता है या तो उपसर्ग लगा रहता है, क्योंकि उपसर्ग जो है ये शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद में लगता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उपसर्ग और आप सभी प्रत्यय पढ़े होंगे, प्रत्यय शब्द के बाद में और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो प्रत्यय जो देख रहे हैं आप सभी, ये क्या है, ये एक उपसर्ग शब्द है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अव्ययी भव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, बस ये चीज पे ध्यान दीजिएगा। हालांकि समास को अगर डिटेल से पढ़िएगा एप्लीकेशन पे तो वहां बिल्कुल डिटेल से कवर करवाया गया है, डिटेल से पढ़ाया गया विस्तार से, तो अगर वहां पढ़ लीजिएगा तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा आपका। अगला है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण या विशेष का संबंध भी होता है, उन्हें कौन सा समास कहते हैं। यानी कि उत्तर पद और पूर्व पद दोनों अगर प्रधान होता है और तथा उस पद में विशेषण और विशेष का संबंध भी होता है, तब उसे कौन सा समास कहते हैं। यानी कि पहला पद और दूसरा पद भी प्रधान हो उसमें, तब इसे हम सभी कर्मधारय समास कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन सा समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, समास कितना है, तो समास का कुल 6 भेद है। कितने भेद है, 6 भेद। कौन सा, अव्ययी भव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु द्वंद्व समास, उसके बाद आपका बहुब्रीहि समास, उसके बाद आपका क्या है, कर्मधारय समास है। तो कुल 6 समास है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। अप्रधान का मतलब क्या होता है, ना प्रथम पद प्रधान और ना ही अंतिम पद प्रधान, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है, तब उसमें कौन सा समास होगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुब्रीहि समास होगा इसमें। इसमें क्या होता है, ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है इसमें, क्योंकि यह क्या करता है, अपना अर्थ को छोड़कर किसी तीसरे के अर्थ को बताता है। जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया जाए आप सभी से कि लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर में बहुब्रीहि समास होता है, क्योंकि इसका जो अर्थ होता है, लंबा है जिनका उदर, अर्थात गणेश, यानी कि तीसरे शब्द को यह दर्शा रहा है। हालांकि आगे पढ़िएगा तो सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। यहां ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास में क्या होता है, अपोजिट वर्ड, जैसे लोटा डोरी, भात दाल, माता पिता, इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास। द्विगु समास में क्या होता है, जैसे गिनती करने के लिए आ जाए, तेराहा, चौराहा, सप्ताह या नौवीं, ये सभी में द्विगु समास होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका अंतिम पद प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, उसमें दोनों पद प्रधान होता है। अव्ययी भव समास में क्या होता है, उसमें प्रथम पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, जितेंद्रिया में कौन सा समास है फ्रेंड। तो देखिए, जितेंद्रिया में जो समास हो जाएगा उसमें बहुब्रीहि समास होगा। अगर इसका अर्थ देखिएगा तो वो क्या हो जाएगा, जितेंद्रिया का अर्थ हो जाता है बुद्ध, ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसने सारे इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने सारे इंद्रियों को जीत लिया हो, अर्थात हो जाएगा भगवान बुद्ध, ध्यान रखिएगा। तो ये तीसरे अर्थ को दर्शा दिया, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा इसमें, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना होगा। देवासुर में कौन सा समास है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, इसमें द्वंद्व समास होगा। देवासुर में 1-2-4 वर्ड ऐसा होता है जो कि अपोजिट नहीं होता है, पर भी उसमें द्वंद्व समास होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि द्वंद्व मतलब हो जाता है अपोजिट वर्ड, जैसे आपको बताए थे। तो कुछ ऐसा शब्द है जो कि अपोजिट नहीं रहता है, फिर भी वह द्वंद्व समास होता है, ध्यान रखिएगा। तो 2-4 शब्द को याद रख लीजिएगा, जैसे देवासुर हो गया, आगे आएगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा। इसमें ध्यान रखिएगा, जहां भी आपको देवासुर देखने के लिए मिल जाए द्वंद्व समास ही आपको लगाना है, अन्यथा कन्फ्यूजन में गलती नहीं कीजिएगा आप सभी। नोट करके रख लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन करता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि द्वंद्व समास मतलब अपोजिट वर्ड होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। देवासुर भी द्वंद्व समास ही है। अगला है, देशांतर में कौन सा समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे, इसका अंतिम पद प्रधान होगा। अगला क्वेश्चन है, दीनानाथ में कौन सा समास है फ्रेंड। हालांकि थ्योरी क्लास में सारा चीज कवर करवा दिया गया आप सभी को, एक बार देख लीजिएगा जो एप्लीकेशन पे ज्वाइन किए हुए हैं। दीनानाथ में कौन सा समास है, तो इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा दीनानाथ में। दीना अलग है, नाथ अलग है, ध्यान रखिएगा आप सभी, दोनों का अलग अलग अर्थ है, तो यानी कि दोनों पद इसमें क्या है, प्रधान है, तो कर्मधारय समास होगा इसमें। अगला है, मुख दर्शन में कौन सा समास है,
तो इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पंचानन। पंचानन बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। अगर इसका अर्थ को देखिएगा तो अर्थ क्या हो जाएगा, पंचानन। अगर इसका समास विग्रह करके देखिएगा पंचानन का तो अर्थ क्या हो जाएगा, 5 आनन है जिसका अर्थात शंकर हो जाएगा। इसका अर्थ ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या आ जाएगा, शंकर हो जाएगा। अगला है, निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में भी बहुब्रीहि समास ही है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर इसका समास विग्रह कीजिएगा निशाचर का तो क्या हो जाएगा, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका अर्थ क्या आ जाएगा, राक्षस आ जाएगा। तो निशाचर का अर्थ राक्षस होता है जो कि निशा में विचरण करने वाला, आकाश में घूमने वाला। देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो याद रखिएगा आप सभी, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन सा है तो ध्यान रखिएगा। पहला आपका हो जाएंगे तत्सम शब्द, तत्सम हो जाएंगे। दूसरा आपका क्या हो जाएंगे, दूसरा आपका तद्भव हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, तद्भव हो जाएंगे। तद्भव 2 में हलंत लगा हुआ है। उसके बाद तीसरा आपका कौन सा शब्द हो जाएंगे, ये दूसरा शब्द था, तीसरा हो जाएंगे देशज, देशज शब्द हो जाएंगे तीसरा। चौथा आपका कौन सा हो जाएंगे, चौथा हो जाएंगे विदेशज शब्द। ठीक है, तो ये हो गए उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, अगर वही आपसे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं, ठीक है, अगर अर्थ के आधार पर बात किया जाए तो अर्थ के आधार पर 2 भेद हैं। पहला है कौन सा, पहला है सार्थक। ठीक है, पहला है सार्थक और दूसरा कौन सा है, दूसरा है निरर्थक, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये हो गए अर्थ के आधार पर। अगर वही बनावट के आधार पर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी, बनावट के आधार पर कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं बनावट के आधार पर। ये हो गए 2, उत्पत्ति के आधार पर 4, अर्थ के आधार पर 2, बनावट के आधार पर कितना हो जाएंगे, 3। कौन कौन सा, तो पहला हो जाएंगे रूढ़ शब्द। ठीक है, दूसरा हो जाएंगे आपका यौगिक शब्द, ध्यान दीजिएगा आप सभी, यौगिक शब्द हो जाएंगे। और तीसरा आपका हो जाएंगे योग रूढ़ शब्द, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये हो गया बनावट के आधार पर, यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर। ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर, ये हो गया व्युत्पत्ति के आधार पर, ये हो गया अर्थ के आधार पर। तो ये चीज क्लियर है, अर्थ के आधार पर 2 भेद, बनावट के आधार पर 3 भेद, उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं। इतना सा चीज को याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो कहलाता है। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे कौन सा शब्द कहा जाता है? तो याद रखिएगा आप सभी, इसे तत्सम शब्द कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये जो है फ्रेंड, ये मूल शब्द है। क्या है? तत्सम मूल शब्द है और इससे परिवर्तित होकर जो नया शब्द हिंदी में जो लिया गया उसे हम सभी तद्भव शब्द कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। तत्सम का परिभाषा क्या है तो ध्यान रखिएगा, जो संस्कृत के शब्द ठीक उसी रूप में हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जो संस्कृत का शब्द है और उसी रूप में हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं उसे ही हम सभी क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। जैसे हो गया आपका ग्राम हो गया, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, वृक्ष हो गया, पंख हो गया, रात्रि हो गया, अग्नि हो गया, मयूर हो गया, मध्य हो गया। ये सभी क्या है, संस्कृत का शब्द है और इसे ही हम हिंदी में भी यूज कर रहे हैं उसी रूप में, कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। सूर्य में कोई परिवर्तन किया गया? बिल्कुल नहीं किया गया। जो संस्कृत में है वही हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं। चंद्र में कोई परिवर्तन हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। जो हम संस्कृत में प्रयोग करते थे वही अभी हिंदी में भी प्रयोग कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है, मूल शब्द है। अब देखिए तद्भव का परिभाषा क्या है, तो इसमें भी ध्यान रखिएगा, कुछ शब्द संस्कृत और प्राकृतिक से रूपांतरित होकर हिंदी में मिल गए हैं, ऐसे विकृत
संस्कृत और प्राकृतिक शब्दों को क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, संस्कृत और प्राकृतिक से रूपांतरित होकर जो हिंदी में मिल गए हैं उसे ही हम सभी क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आग हो गया, संस्कृत में था अग्नि, ठीक है, अग्नि कहा जाता था संस्कृत में, पर हिंदी में इसका भी रूप क्या है? आग है। अग्नि को अभी क्या कहा जाता है? आग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। बच्चा हो गया, मोर हो गया, चार हो गया, नो हो गया, पीला हो गया, शाम हो गया, ऊँट हो गया, कपूत हो गया, बाघ हो गया, भालू हो गया, सियार हो गया, सूखा, पीपर, शीर, सेठ, दूध, दही, घी, सूरज, हाथी। तो ये सभी शब्द क्या है? तद्भव शब्द है, जो कि तत्सम का परिवर्तित रूप है। ध्यान रखिएगा, यानी कि संस्कृत का परिवर्तित रूप है ये। तो ये हो गया तद्भव का परिभाषा, ध्यान रखिएगा। देशज क्या है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, देशज का परिभाषा क्या है? जो शब्द देश के अंदर में बोलचाल की भाषा से लिया जाता हो या लिया गया हो उसे ही हम सभी देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि भारत में कुछ शब्द बोलते होंगे आप जो कि वो देश का ही शब्द है, जैसे कि आपका हो गया चिड़िया, जूता, तेंदुआ, कलई, पगड़ी, गाड़ी, ये सभी क्या है? देशज शब्द है। ध्यान रखिएगा आप सभी। लोटा क्या है? देशज शब्द है। विदेशज शब्द क्या है फ्रेंड? तो ध्यान रखिएगा, यानी कि दूसरे देश का शब्द है जो भारत में हमसे प्रयोग करें उसे ही विदेशज शब्द कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में मिल गए, जो शब्द विदेशी भाषा का शब्द था वो हिंदी में मिल गया, उसे ही हम सभी क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कि स्कूल, टेबल, टिकट हो गए, स्टेशन हो गए, ऑफिसर हो गए, उसके बाद आपका रंग हो गए, अमीर, गरीब, दुकान, किताब हो गए, कलम हो गए, लीची हो गए, अलमारी हो गई, ये सभी क्या है? विदेशज शब्द है, जो कि अभी हम सभी वो शब्द को हिंदी में प्रयोग करते हैं, यानी कि अपना भारत देश में प्रयोग करते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रूढ़ शब्द कौन सा है इसमें? सबसे पहले आपसे समझ लीजिए कि रूढ़ शब्द कहते किसे हैं। तो देखिए, जिस शब्द के खंडों का अलग अलग कोई अर्थ ना हो सके उसे ही हम सभी क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। क्लियर है? जिन शब्दों के खंडों का अलग अलग कोई अर्थ ना हो सके उसे ही हम सभी क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में ले लिया जाए कि रज, ठीक है, ये क्या एक रूढ़ शब्द है। अगर इसका अलग खंड किया जाए, अलग अलग कर दिया जाए तो रो अलग हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? जो अलग हो जाएगा। ठीक है, रो अलग हो जाएगा, जो अलग हो जाएगा। इसका कोई अर्थ बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसी को कहा गया है रूढ़ शब्द। जिसको अगर तोड़ दिया जाए और उसका कोई अर्थ ना निकले उसी को हम सभी रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इसमें से रूढ़ शब्द हो जाएगा पशु हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, पशु क्या है? रूढ़ शब्द है। इसको अगर तोड़िएगा तो कोई अर्थ नहीं बनेगा। बट अगर विद्यालय देखिएगा तो ये क्या है? एक यौगिक शब्द है, क्योंकि विद्यालय, विद्या अलग हो जाएगा, आलय अलग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो विद्या का एक अलग अर्थ है और आलय का एक अलग अर्थ है। उसी प्रकार से अगर समतल देखिएगा तो अगर ये दोनों को तोड़ दीजिएगा तो सम अलग हो जाएगा और तल अलग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ये एक अलग अर्थ है और ये भी एक अलग अर्थ है। ये चीज क्लियर है? तो इसमें रूढ़ शब्द कौन सा है? पशु है। सिर्फ जो आपको बता रहे हैं उसे ध्यान दीजिएगा और जो परिभाषा आपको बता रहे हैं उसे लिखने का कोशिश कीजिएगा। आप सभी लिखिएगा कैसे? जैसे कि अभी आपको बताया ये सभी का परिभाषा, तत्सम का परिभाषा तो तत्सम लिख के उसके बाद इसका परिभाषा नोट कर दीजिएगा, तद्भव लिख के इसका परिभाषा लिख दीजिएगा, देशज का परिभाषा लिख दीजिएगा, उसके बाद विदेशज का परिभाषा लिख दीजिए। इससे क्या होगा? पढ़िएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसी प्रकार से अभी आपको रूढ़ शब्द के बारे में बताएं तो इसका भी परिभाषा लिख लीजिएगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद देखिए, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। योग रूढ़ का अर्थ क्या होता है? ध्यान रखिएगा आप सभी। इसका परिभाषा क्या है? जो शब्द अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ पैदा करता हो, यानी कि अपना अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे के अर्थ को बताता हो, उसे ही हम सभी योग रूढ़ कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखिएगा तो एग्जाम्पल में क्या आ जाता है? तो जैसे कि आपका हो जाएगा पंकज, ठीक है, पंकज हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? जलज, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? लंबोदर। अगर देखिएगा, ठीक है, लंबोदर जिसका लंबा है उधर, अर्थात गणेश, किसी दूसरे अर्थ को बता रहा है ये। उसी प्रकार से चक्रपाणी, चक्रपाणी, ठीक है,
तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, विष्णु हो जाता है। चक्र पाणी का अर्थ क्या हो जाता है, विष्णु हो जाता है। चक्र को धारण करने वाला विष्णु, यह किसी दूसरे अर्थ को दर्शा रहा है। पंकज, पंकज का अर्थ क्या है, कमल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जलज का क्या अर्थ होता है, तो जलज का अर्थ हो जाता है बादल, जल देने वाला। तो यह क्या कर रहा है, किसी दूसरे अर्थ को बता रहा है। यह चीज क्लियर है। तो योग रूढ़ में क्या होता है, अपना अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को बताता हो। जैसे कि बहुब्रीहि समास पढ़े होंगे आप सभी, तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है, वो अपना अर्थ को छोड़कर क्या करता है, किसी दूसरे अर्थ को बताता है उसमें भी। तो ये चीज क्लियर है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा योग रूढ़, जलज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जलज का अर्थ क्या हो जाता है, बादल, जो हमें जल देता हो। उसके बाद देख लीजिए निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। ये दोनों तो आपका नहीं होंगे, ये दोनों क्या है, योग रूढ़ शब्द है, जलज और पंकज। वैभव होगा रूढ़ शब्द। अगर इसको तोड़ के देखिएगा तो इसका कोई अर्थ नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी।